बहुत धन्यवाद एक्सचेंज फॉर मीडिया का। और एक लंबा एसोसिएशन मुझे लगता है कि एक्सचेंज फॉर मीडिया के साथ मेरा हो गया है। करीब करीब 2009 से तो लगातार मैं जुड़ा हुआ हूँ और हर फंक्शन में आना होता है। तो जो मेरे से पहले बहुत सारे स्पीकर्स ने बात रखी और अभी संकेत जी ने भी बात रखी, ही स्टार्टेड हिज न्यू एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। इमर्जिंग मीडिया के सामने अवसर क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं। जैसे कि इमर्जिंग मीडिया क्या है और इमर्जिंग मीडिया के सामने क्या चुनौतियां हैं, ये टॉपिक दिया गया है। तो जैसे कोई ये प्रश्न ऐसा है कि कोई किसी अभिनेता से पूछे कि तुमसे पहले भी जो है बहुत सारे बड़े बड़े अभिनेता हैं, तुम आकर यहाँ क्या करोगे। ये सवाल किसी उद्योगपति से भी पूछा जा सकता है जो नया एंटरप्रेन्योर हो कि भाई आपके लिए जगह कहाँ बची है, क्या करोगे यहाँ आके। और ये सवाल किसी जर्नलिस्ट से भी पूछा जा सकता है कि भाई तुमसे पहले बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, प्राइम टाइम पे दिखने वाले बड़े बड़े चेहरे हैं, तो तुम्हारे लिए जगह कहाँ बचती है इस पूरे भीड़ में। और कहा जाता है कि जो जितनी चुनौती होती है वही चुनौती अवसर में बदलती है, और अवसर में बदलने के लिए हमें मौका तलाशना होता है। अब पहले दिलीप कुमार भाई ट्रेजेडी किंग कहे जाते थे, वो थे और वो पहले पर्दे पे, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार आए, भाई राजेश खन्ना भी आए, उनके समकालीन सुनील दत्त साहब भी रहे, बलराज साहनी भी रहे, और आगे अमिताभ बच्चन भी आए, बहुत कैरेक्टर, बड़े बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट भी आए, बड़े बड़े लोग आए, और सब रुपहले पर्दे पर बहुत ठीक से सफल रहे और सबने अपनी अदाकारी अच्छे से दिखाई। और शायद वो सफल ही इसीलिए रहे कि उन्होंने, हाँ, उस दौरान और भी बहुत सारे एक्टर आए होंगे जिन्होंने ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को कॉपी करने की कोशिश की, तो वो कॉपी बन के रह गए। लेकिन जिन लोगों ने अपनी अदाकारी दिखाई, जिन लोगों ने अपना ओरिजिनल अंदर का टैलेंट निकाल के दिखाया, उन लोगों ने एक नया मुकाम हासिल किया। और उस नए मुकाम के कारण जो है लोग एक अलग स्तर पे पहुंचे, अलग लेवल पे पहुंचे। जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का ही देना चाहूंगा, देना चाहिए क्योंकि हम सब मीडिया स्पेक्ट्रम से हैं और एक सफलता की कहानी है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप अपने आप में। जब प्रदीप गुहा जी उसके सीईओ बने, एडिटर इन चीफ बने, तो उनके सामने बड़ी चुनौती थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए और कैसे सबसे पावरफुल अखबार बनाया जाए। तो अखबार तो पावरफुल था, लेकिन कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, कैसे उसकी पहुंच जो है हर हाथ तक हो, वो कमोडिटी प्रोडक्ट की तरह जो है लोग उसको सवेरे इंतजार करें। जैसे चाय पीने के लिए हम चाय पत्ती का और दूध का इंतजाम रखते हैं, तो चाय पत्ती और दूध के साथ कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार भी बगल में रखा रहे। तो प्रदीप गुहा जी को ये समझ में आया, उन्होंने इस बात का जिक्र भी कई जगह किया कि क्रिकेट और बॉलीवुड हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर और चाहे जाने वाले विषय हैं। तो उन्होंने फिल्मी गॉसिप को बॉम्बे टाइम्स का एक सप्लीमेंट लगा करके शुरुआत की, और हर शहर में, जैसे दिल्ली में दिल्ली टाइम्स हो गया, लखनऊ में लखनऊ टाइम्स हो गया, लेकिन उसमें फ्रंट पेज पर फिल्मी गॉसिप ही दिखाने का मैंडेट था। उस एक प्रयोग ने टाइम्स ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान का कमोडिटी प्रोडक्ट बना दिया और लोगों के घरों तक टाइम्स ऑफ इंडिया पहुंचने लगा। तो खबरों को पेश करने का, खबरों तक जाने का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हुआ, और मैं बड़ा फॉर्चुनेट मानता हूं कि मैं टाइम से करीब पूरे 1 घंटा पहले आया। पूरा 1 घंटे का सेशन मैंने सुना और बहुत मजा आया मुझे। अब 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं। पहली बार कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बाद ये जो प्रेस शब्द जुड़ा कि ये 4 संस्थाएं होंगी जो देश को चलाएंगी,
तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तो थी, लेकिन ये प्रेस शब्द कब जोड़ा गया, इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1787 में पत्रकारों को बड़े पैमाने पर एक सेशन अटेंड करने के लिए बुलाया गया और ब्रिटेन के पार्लियामेंटेरियन थे, पॉलिटिकल थिंकर थे एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने पहली बार 1787 में ये कहा अपने भाषण में, और जहां से सर्वसम्मति से ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियन ने और मीडिया ने उनकी आवाज में आवाज मिलाई कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के ऊपर नजर रखने के लिए प्रेस को भी वो सारी शक्तियां दी जाएं और प्रेस को भी बड़ा बनाया जाए, ताकि कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी को, अपनी ड्यूटी को ठीक से निभा रही है कि नहीं निभा रही है, विधायिका उस पर अपना ठीक से लेजिस्लेचर कानून बना रही है कि नहीं बना रही है, और न्यायपालिका उस पर ठीक से निर्णय ले रही है कि नहीं ले रही है। इसको देखने के लिए एक तीसरी आंख होनी बड़ी जरूरी है, और वो तीसरी आंख 1787 के बाद पैदा हुई। तब भारत में भी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस, ये चौथा पिलर हमारे लोकतंत्र के आंगन में आकर के खड़ा हुआ, और इसके कारण हमें बड़ी मदद मिली। एक और मुझे बड़े महापुरुष की बात याद आती है, मैं कहना चाहूंगा कि जो अमेरिका के 4 फादर्स हुए, 4-5, जिनको फादर ऑफ द नेशन की संज्ञा मिली, उसमें एक अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन भी हुए। थॉमस जेफरसन बहुत बड़े आदमी थे। उनका ये एक वाक्य मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर करता है कि पहले के जमाने में पॉलिटिशियन कितने उदार और कितने उदात्त मन के थे कि उनके अंदर देने की गजब की भावना थी, छोड़ने की गजब की भावना थी। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हुए जो एक ट्रेन एक्सीडेंट पे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। एक डॉक्टरों की हड़ताल में लाल बहादुर शास्त्री जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो खुद जाकर के बैठ गए। तो थॉमस जेफरसन ने कहा कि अगर कोई ऐसी सरकार मैं बना रहा हूं जो प्रेस विहीन है, तो मैं ऐसी सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहूंगा। अगर मेरी जगह कोई भी ऐसी सरकार बना रहा है जहां प्रेस है, तो मैं उस सरकार का हाथ जोड़ के खुले हाथ से वेलकम करना चाहूंगा, बाहें फैला के स्वागत करना चाहूंगा। तो थॉमस जेफरसन को भी, चूंकि अमेरिका आजाद हुआ 4 जुलाई 1976 को, और जो है 1787 में प्रेस चौथा पिलर बन चुका था ब्रिटेन में, और उसके बाद 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में थॉमस जेफरसन ये बात अगर कह रहे हैं और आगे के उनके राष्ट्रपति भी उनकी बात को समर्थन करके बढ़ा रहे हैं आगे। लेकिन देखिए क्या होता है कि जहां बहुत आइडियलिज्म होता है, कई बार गिरावट भी वहीं देखने को मिलती है। उसी थॉमस जेफरसन के राष्ट्र अमेरिका में 2 बड़े मीडिया हाउस हुए। मिस्टर पुलिजर, जो पुलिजर अवार्ड मिलता है, जो हम सब जानते हैं, पत्रकार हैं, मिस्टर पुलिजर, और उसी के समकालीन एक और अखबार था विलियम हर्ट्ज का। और जब क्यूबा में और स्पेन में, यानी स्पेन जब क्यूबा के ऊपर काफी आक्रमण कर रहा था और अमेरिका उस वक्त स्पेक्टेटर की तरह सारी स्थितियों पर नजर रखे हुए था, उसी वक्त एक घटना घटी कि स्पेन के सी एरिया में एक अमेरिकी जहाज डूब गया, और विलियम हर्ट्ज के अखबार ने उस खबर को इतना बढ़ा चढ़ाकर छापा कि अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ा। बाद में ये बात साबित हो गई कि वो बात पूरी तरह से सरासर झूठ थी, उससे स्पेन का कोई लेना देना नहीं था, वो एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था। लेकिन हजारों लोग उस लड़ाई में मारे गए और 2 देशों को युद्ध में उतरना पड़ा। ठीक उसी तरीके से एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा जो अमेरिका वियतनाम वार को दिखाती कि कैसे आधे कपड़े जले हुए थे एक छोटी बच्ची और सड़क पे चीखते हुए दौड़ रही थी। वो फोटो अमेरिका के अखबारों में छपा और अमेरिका की जनता ही अमेरिकी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई और अमेरिका को वियतनाम के खिलाफ अपना युद्ध रातों रात रोकना पड़ा। और उस घटना का, उस जो फोटो का जो कैप्शन था जो हम लोग लगाते हैं कि टेरर ऑफ द वॉर, तो एक
एक कहानी ऐसी है अमेरिका से ही निकल के आती है जो युद्ध करवा देती है, और वहीं से निकल के आई एक कहानी है जो युद्ध रुकवा देती है। और उसी अमेरिका में जहां के राष्ट्रपति ने इतनी बड़ी बात कही, वहीं पीठ पत्रकारिता की भी शुरुआत हुई। अब खबरों की विश्वसनीयता पे, और जो चूंकि एक जेटली जी का एक कथन मुझे याद आ रहा है, किसी संबोधन में उन्होंने कहा था कि रामनाथ गोयनका को इंदिरा गांधी इसलिए नहीं झुका पाई कि रामनाथ गोयनका का कोई और धंधा पानी नहीं था। उनका भी अगर कोई दूसरा धंधा पानी होता तो शायद और मीडिया हाउसेस की तरह उन्हें भी बीच का रास्ता लेना पड़ता या अपने कदम वापस खींचने पड़ते। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जो इस्टेब्लिश मीडिया हाउस है और जो इमर्जिंग मीडिया हाउस है, उनके सामने भी कि एक बड़े मीडिया हाउस के मालिक ने कहा था, मैं बहुत श्योर नहीं, उसका नाम नहीं ले रहा हूं, हमें क्षमा करिएगा, कि हम अखबार के धंधे में नहीं हैं, हम खबर के धंधे में नहीं हैं, हम विज्ञापन के धंधे में हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या विज्ञापन की कोई किताब या अखबार छाप के घरों में भिजवा दिया जाए तो यहां हम में से बैठे कितने आदमी उसको पढ़ना पसंद करेंगे? एक नजर हो सकता है देख लें, विज्ञापन है तो, लेकिन केवल विज्ञापन होगा तो हम क्यों देखेंगे? उसके लिए और भी मीडियम्स हैं जहां हमें अच्छा लगता है विज्ञापन देखना। अखबार में क्यों देखेंगे? शायद अखबार में विज्ञापन इसलिए छपता है और हम देख लेते हैं कि उसके साथ खबरें भी होती हैं जो हमारे लिए जरूरी होती है। लेकिन खबरों पर भी मार्क ट्वेन एक विचारक हुए पश्चिम के, उन्होंने बड़ा व्यंग किया कि अगर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं तो आपके पास जानकारी नहीं, और अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपके पास सही जानकारी नहीं है। क्यों? बहुत लोगों से, बहुत सारी एजेंसियों ने सर्वे किया तो पूछा गया कि दुनिया पहले से अच्छी हुई है कि खराब हुई है? बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, दुनिया पहले बहुत अच्छी थी, अब दुनिया बहुत खराब हुई है। आंकड़े बताते हैं कि पहले की दुनिया में दुनिया बहुत अच्छी हुई है, हम एक बहुत सुंदर दुनिया में जी रहे हैं, बहुत ही अच्छे एरा में जी रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा लोगों ने क्यों? इसके पीछे एक कारण ये भी है कि लोगों को ये कहीं ना कहीं समझ में आया कि जो न्यूज चैनल, जो अखबार खबरें परोस रहे हैं, वो उनके दिमाग को, उनके सोचने के तरीके को बहुत स्वस्थ नहीं बना रहा है। वो कहीं ना कहीं उनको थका रहा है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में निगेटिविटी को ज़्यादा डाल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर समाचार चैनलों की, खबरों की, अखबारों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि एक स्वस्थ समाज की रचना करें, एक ऐसे लोगों के मन में उत्साह भरें, लोगों के मन में पॉजिटिविटी डालें, अगर हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम केवल निगेटिव या गलत खबरों को परोसने के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कहने वाले लोग कोई गलत बात कह रहे हैं। कहने वाले लोग हमेशा ऐसी ही बात कहते हैं जो उनको स्वभावतः समझ में आती है, जो स्वभावतः उनको बात दिखती है। अब जैसे आज के डेट में सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा है। मैंने अभी एक संबोधन में बोला था कि जो मणिपुर वाली घटना हुई थी, वहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया डेरा डाले हुए था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी ने वो खबर नहीं दिखाई जो किसी एक आम आदमी ने अपने पोस्ट पर डाला कि 2 औरतों को नंगा करके एक हुजूम के साथ घुमाया जा रहा है। पूरे देश में उबाल आया, सरकार ने उसका संज्ञान लिया, पैरामिलिट्री 65,000 की पैरामिलिट्री की फोर्स डिप्लॉय की गई, चीजें इंप्रूव हुई। दूसरी घटना मैं बता रहा हूं, जब ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में इनकाउंटर करके अमेरिकन मरीन्स ने मारा था, तो वो घटना भी किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाई थी। उस मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी जो ब्लैकबेरी यूज करता था, उसने ब्लैकबेरी में अपना ग्रुप बना रखा था, सबसे पहले उस आदमी ने उस खबर को अपने ब्लैकबेरी ग्रुप में डाला था। उसके बाद ये बात लोगों तक पहुंची और बहुत बाद में समाचार चैनलों तक पहुंची। तो आज जो कंपटीशन हमारा है, वो इमर्जिंग मीडिया हो या एस्टैब्लिश मीडिया हो, कंपटीशन हमारा इस मोबाइल फोन से है। और इस सभा में बैठे हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है। जब तक हम पहुंचेंगे, जब तक हम बताएंगे, तब तक यहां बैठा कोई आदमी
लाखों लोगों तक या 10,000 आदमी तक, 5,000 आदमी तक जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है यूं डालेगा और पहुंच जाएगा। तो अब चुनौतियां पहले जैसी नहीं रही, चुनौतियां बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई और जितनी चुनौतियां नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेंगी, समाधान भी नेक्स्ट लेवल के आएंगे। जैसे मैं सुन रहा था, साजिया ने पूछा, पता नहीं है कि चली गई, कि एआई से क्या खतरा है। सुधीर चौधरी हमारे मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ने वाले लोग हैं और किताब देख के भाषण बांचने वाले लोग हैं, उनके लिए तो वाकई बहुत खतरा है, लेकिन जिनके अंदर कंटेंट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपनी अदा के लिए, स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, उनको कोई खतरा नहीं है, उनको खतरा आ भी नहीं सकता। क्योंकि एआई है क्या? एआई हमारे जैसे किसी के हाथ का बनाया हुआ बाय प्रोडक्ट है। अगर मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई तो मोनालिसा उसके लिए खतरा नहीं हो सकती। उसके हाथ में हुनर है कि वैसी मोनालिसा 1000 उतार सकता है। हाँ, एआई ये जरूर कर सकता है कि मोनालिसा को हुब बढ़िया उतार सकता है, लेकिन अगर उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, उसकी जो प्रोविनेंस निकाला जाए, उसकी जांच की जाए, तो वो मोनालिसा एआई वाली नकली ही निकलेगी, वो असली निकल ही नहीं सकती। तो न्यूज रीडर एक अलग कौम है और जर्नलिस्ट एक अलग कौम है, लेकिन जिसके अंदर जर्नलिस्ट और न्यूज रीडर दोनों क्वालिटी होंगी, उसको एआई से बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं है। और ये जरूर है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो ये सवाल आया था, अब क्या होगा, सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कोई बेरोजगार नहीं हुआ, बल्कि जिन देशों में सबसे बढ़िया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, वहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। तो मेरा तो ये मानना है कि जितना हाइब्रिड मॉडल पे आप जाएंगे, उतना आप तरक्की करेंगे जीवन में। जैसे जिन कौमों ने अपनी जातियों को छोड़ के दूसरी जातियों में शादी करना शुरू की, वो लोग बहुत विकसित हुए, उन्होंने बहुत तरक्की की, उन्होंने बहुत उत्तम ब्रेन पाया। और जो लोग, जैसे आदिवासियों के बारे में मैं कहता हूं कि वो बेचारे सिर्फ एक कारण से, कि वो अपनी टेरिटरी से, अपने जंगल से नहीं निकल पाए, उन्होंने शादी सिर्फ आदिवासियों के बीच की। अगर वो शादी बंबई दिल्ली शहर में आकर के किसी कुलीन परिवार के लड़के लड़की से करते तो उनके अंदर भी सुपर ब्रेन पैदा होता। और जैसे पारसी बिरादरी में भी मैं कहता हूं कि वो लोग भी बाहर शादी नहीं करते, इसलिए वो सिमटते जा रहे हैं। जिन जातियों ने बाहर निकल के शादियां की, जिन लोगों ने बाहर निकल के अपने बच्चों को शादी करने की अनुमति दी, वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, उन्होंने एक क्वांटम जंप लिया अपने जीवन में। और मैं मानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में इसी पृथ्वी पर अगर दूसरे ग्रहों से ये मौका मिलेगा कि इस ग्रह के लोग शादी कर पाएं, तो एक सुपर ह्यूमन रेस पैदा होगी, एक नई जनरेशन पैदा होगी, जो एक नया इतिहास लिखेगी, एक नई दुनिया बनाएगी। और जो आज का एआई बना है, उससे भी कहीं नेक्स्ट लेवल का एआई पैदा होगा। तो अगर हम इमर्जिंग हैं तो इमर्जिंग हैं, अगर चुनौतियां हैं तो हैं, चुनौतियां नहीं रहेंगी तो फिर जीवन क्या है। और मेरे से पहले शायद संकेत बोल रहे थे कि न्यूट्रलिटी अपने आप में कुछ नहीं होती। मैं भी इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि कोई भी न्यूट्रल नहीं होता। कार्ल जूंग एक बात कहता है, पश्चिम को भी बड़े विचारक हुए, कि हम अपनी पार्शियलिटी से कभी मुक्त नहीं होते। यानी हमने जो अपने जीवन में सीखा है, जाना है, जो संस्कार पाए हैं, उससे हम कभी ऊपर नहीं उठते, हम उससे लड़ते रहते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें गलत संस्कार मिले और ये अच्छा है, तो वो पुराना जो संस्कार है वो भी हमारे अंदर इनबिल्टेड होता है, लेकिन हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी सभा में मैंने एक कहानी सुनाई थी महात्मा बुद्ध की, उनकी और जब यशोधरा की मुलाकात हुई थी, तो महात्मा बुद्ध ने भी माना। यशोधरा जब बुद्ध के पिता ने बुलवाया उनको राज दरबार में, और उनके 10 मित्र जाके संदेशा दे आए थे, और शायद संदेशा बुद्ध तक नहीं पहुंचा, क्योंकि 10 के 10 भिक्षु हो गए बुद्ध से मिलने के बाद। और 11वें को भेजा राजा शुद्धोधन ने कि तुम तो मेरा इतना काम करके आना है, मुझे पता है तुम भी नहीं लौटोगे, लेकिन मेरा इतना काम करके आना है, कहना कि राजा शुद्धोधन अपने पुत्र से मिलने के लिए तड़प रहा है। तो शायद उनके 11वें मित्र ने यह खबर उनको दी, और जब बुद्ध आए कपिलवस्तु अपने पिता से मिलने,
आए और एक धर्मशाला में रुके जाते। वो हंगामा मच गया कि सम्राट का बेटा आया है और धर्मशाला, महामंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, सब आ गए। राजा सुद्धोधन भी पहुंचने ही वाले थे कि बुद्ध ने हाथ जोड़ के विनती की कि मेरी एक जीवनचर्या है, मैंने जीवन जीने का एक तरीका 12 साल तपस्या करके सीखा है, मुझे यहीं रहने दिया जाए, मैं अगले दिन पिताजी से मिलने आऊंगा। अगले दिन पहुंचे वो दरबार में, वो उस पर नहीं जाऊंगा, दरबार में पहुंचे, देखे सब लोग हैं, उनकी पत्नी वहां नहीं थी। तो आखिर में सबसे मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि यशोधरा नहीं दिख रही। मैं यशोधरा और बुद्ध के संवाद को इस दुनिया के इतिहास के कीमती संवादों में से एक मानता हूं, सुनिएगा आप। तो राजा सुद्धोधन ने कहा कि नहीं, यशोधरा ने संदेशा भिजवाया है कि अगर तुमको मिलना है तो यशोधरा के महल में जा सकते हो। उसने इनकार कर दिया है आने से। तो बुद्ध जब सबसे मिल लिए तो यशोधरा के महल में गए। लेकिन बुद्ध बुद्ध क्यों है, ये बात मेरे दिल को बड़ा छूती है। जब यशोधरा के महल पे गए तो ऐसे नहीं गए कि दरवाजा हाथ से खोला हो या लात से खोला हो या दरवाजा जोर से पीट दिया हो। जिस भिक्षा पात्र को लेके वो महल में आए थे अपने पिता से मिलने, उसी भिक्षा पात्र को लेके दरवाजे पे खड़ा होके बोले, भवत भिक्षाम देहि। जैसे एक भिक्षु किसी के दरवाजे भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होता है। और यशोधरा का भी देखिए शौर्य कि यशोधरा बाहर निकलती है और बेटे राहुल का हाथ भिक्षा के रूप में बुद्ध के हाथ में पकड़ा देती है, बिना कुछ बोले। बुद्ध वहां खड़ा रहते हैं और पूछते हैं कि आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? तो यशोधरा कहती है कि ये महल आप ही मुझे दे के गए थे, आप ही का है, आइए। तो बुद्ध ने कहा कि अब तो मेरा कुछ भी नहीं रहा, बस इस भिक्षा पात्र के अलावा। और ये भी क्यों है मैं सोचता हूं कई बार, इससे भी मैं मुक्ति चाहता हूं। जो डायोजनीज ने एक कुत्ते को पानी पीते हुए देखा था समंदर किनारे, तो डायोजनीज को लगा था कि ये कुत्ता मेरे से ज्यादा इवॉल्व्ड है, मुझे पानी पीने के लिए भिक्षा पात्र की जरूरत क्यों पड़ती, उसको धोने की जरूरत क्यों पड़ती। तो डायोजनीज ने वो भिक्षा पात्र भी छोड़ दिया था, जो बुद्ध के बाद हुआ। तो बुद्ध और यशोधरा का संवाद सुनिए। जब यशोधरा ने उनको अंदर बुलाया तो यशोधरा ने उनसे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि क्या आपको मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं था? छत्राणियां तो अपने पतियों को ये जानते हुए कि युद्ध में जा रहा है, लौट के नहीं आएगा, तिलक लगा करके और आरती करके विदा करती। आप तो मानवता को कुछ देने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए, संसार को कुछ देने के लिए एक इतनी बड़ी यात्रा पे जा रहे थे। तो क्या मेरे ऊपर आपको इतना भी भरोसा नहीं आया कि मैं आपको विदा कर देती, अगर मेरे से खुल के बात करते? बुद्ध ने बोला कि जीवन में पहली बार मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। और दूसरा सवाल यशोधरा ने पूछा कि जो 12 साल की तपस्या करके बुद्ध बन के आप लौटे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या आप बुद्ध इस महल में रह के नहीं बन सकते थे, बाजार में नहीं बन सकते थे, इसी संसार में रह के नहीं बन सकते थे? फिर बुद्ध ने कहा कि दूसरी बार भी मैं चुप रह गया और मेरे पास उत्तर नहीं था। क्योंकि जब कोई भी बुद्ध ये कैसे इनकार कर सकता है कि बुद्ध महल और संसार में रह के नहीं बना जा सकता, कि परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, जीवन को नहीं समझा जा सकता इसी होटल के किसी कमरे में रह के। हाँ, तो बुद्ध ने कहा अपने प्रवचन में कि पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने पूर्वाग्रहों से बुद्ध बनने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाया था। और उन्होंने यशोधरा से अपनी गलती मानी जीवन में पहली बार कि हाँ, मुझे बता के जाना चाहिए था। लेकिन उस वक्त भी मैं अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं था। मुझे डर था कि औरत होने के नाते तुम मेरे कदमों में जंजीर बन के मुझे रोक लोगी। तो जो मैंने कहा कि हम बीइंग अ जर्नलिस्ट न्यूट्रलिटी की और पार्शियलिटी की, इम्पार्शियलिटी की बात करते हैं, हम अपने पूरे जीवन कभी भी पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो पाते। होने का कोई उपाय ही नहीं है। हम बेहतर होने की कोशिश करते हैं और बेहतर होना हम सबका अधिकार है। बेहतर होना इस मानव जाति का अधिकार है। बेहतर होने के प्रयास के कारण ही आज हम जैसे हैं वैसे हैं।
3 लाख सालों के इस मानव सभ्यता के विकास की यात्रा में मैं 6 हिस्सों में इस युग को बांटता हूं। पहला जो गैदरर्स हंटर्स का युग था, आदिम मानव का युग था। दूसरा, जब आग का आविष्कार हुआ तो आदमी का जीवन बदला और जीवन के पड़ाव में आदमी के हाथ में सबसे बड़ी ताकत आई। जब हम जंगल में सबसे कमजोर प्राणी थे कीड़े मकोड़ों के बाद, हमने जंगल के सबसे बड़े बड़े जानवरों को डराना शुरू किया। ये दूसरा काल आया और 1 लाख साल लग गए गैदरर्स हंटर्स और आदिम मानव से आग का आविष्कार तक पहुंचने में। उसके बाद 1 लाख साल के अंदर हमने समूह में रहना शुरू किया। उसके बाद हमने खेती करना शुरू किया। उसके बाद आदमी ने थोड़े बहुत हाथ से बनी मशीनें चीजें बनानी शुरू की। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। उसके बाद फिर सूचना क्रांति आई। उसके बाद XYZ आया। और पत्रकारिता में एक समय जब मैं बोलता हूँ थोड़ा सा हो ही जाता है, बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। तो एक आखिरी जो मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जब हमारे दिल्ली शहर में ही 2 हमारी बड़ी समाचार एजेंसियों के 2 संवाददाता बैठे थे कि हम गलतियां कहां करते हैं और क्यों करते हैं। जब 1989 की घटना है, जब जनता पार्टी की सरकार आई और पहली बार राजीव गांधी पे आरोप लगे कि ये मिस्टर क्लीन नहीं है और उसमें बहस चलनी चालू हुई कि भाई कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो पहले राउंड में चंद्रशेखर जी का नाम निकल के आ गया। एक समाचार एजेंसी के यंग जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने सुनते ही दौड़ लगाई और जाके फोन से बता दिया चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री। चल भी गई खबर। उसके 1 घंटे बाद और वहीं दूसरे समाचार एजेंसी के थोड़ा सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए थे जिनकी आयु नियर बाई 50 थी और उन्होंने कोई जल्दी नहीं दिखाई। हो सकता है उनके पास इनपुट रहे हों कुछ। थोड़ी देर बाद ये निकल के आया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब होता क्या है कि दोनों घटनाएं सही थी अपनी अपनी जगह, दोनों बातें सही थी। पहले राउंड में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री घोषित हो गए थे और दूसरे राउंड में फिर बात ऐसे पलटी, राजनीतिक समीकरण ऐसे पलटे, समर्थन ऐसे पलटा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह बने और उन्होंने उठ लिया। क्या है कि खबरों की दुनिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है और हम जिस युग में जी रहे हैं वो युग भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अगर चुनौतियां नहीं है तो जीवन नहीं है और चुनौती विहीन अगर मीडिया हो जाए तो जाहिर सी बात है कि फिर मीडिया कर्मी होने का मजा समाप्त हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि रोज चुनौतियां आनी चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए और रोज नया नया फार्मूला नहीं आता, रोज कोई ब्रिलियंट आइडियाज नहीं आते। एक टाइम लाइन होता है जिसमें हम चलते हैं, वो टाइम लाइन है चुनौतियों का, टाइम लाइन है स्ट्रगल करने का। लेकिन इस स्ट्रगल ने हमें जहां तक पहुंचाया है उसके आगे शिफ्ट करने के लिए हमारे पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और स्टार्टअप आज के जमाने का एक नया शब्द है जो मीडिया वालों को भी सीखना चाहिए कि रिसोर्सेस बिखरे पड़े हैं, उनमें से क्या जोड़ करके आप एक नई चीज बना सकते हैं, वही नई चीज आपको उस वक्त में मदद करेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।